हमारे चैनल में सभी शिक्षक बंधुओं का जो है बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग अब सक्षमता परीक्षा का तीसरा सेट लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जिसका कि जो शीर्षक है घर और आवास। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखेंगे। यदि प्रश्न में कहीं उत्तर में त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम नज़दीक लाते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने है, घर बनाने से लेकर घरेलू सामान, झोपड़ी से टोकरी के निर्माण में प्रयुक्त बांस का जो पौधा होता है, बांस का पौधा किस कुल का है? घास कुल का, लता कुल का, वृक्ष कुल का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारे ख्याल से होना चाहिए कौन सा? घास कुल का। ठीक है, लता का मतलब हो गया लत्ती, वो तो है नहीं है। तो लता घास कुल है, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है इसका, तो आप मारिएगा घास कुल का। अब अगला प्रश्न आते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर यानी कि पूरब और उत्तर दिशा में, जिसमें कि 7 राज्य आते हैं, ठीक है, जिसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, और क्या है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इन सभी राज्यों को बोलते हैं क्या चीज़? 7 सिस्टर्स। तो इसमें प्रश्न ये कहा जा रहा है कि जो है घर बनाने के लिए सर्वाधिक बांस का प्रयोग किस राज्य में मिलता है? तो घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बांस का प्रयोग जो है मिजोरम राज्य में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले क्षेत्र, ऐसे हम लोगों को पता है, कभी गर्मी के मौसम में हम लोग मनाली घूमने जाया करते हैं, जहाँ बर्फ़ गिरते हैं या बहुत सारी चीज़ें। तो मनाली जैसे पर्वतीय क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्रों में गृह निर्माण की सामग्री क्या है? तो ये बात बताइए, चूँकि मनाली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना। तो बर्फीले क्षेत्र में वहाँ पर घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है घास फूस और बांस, लक्कड़ और पत्थर, मिट्टी और गारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज़? तो इसमें देख लो, घास फूस बांस भी सही हो जाएगा, लक्कड़ पत्थर भी सही हो जाएगा, मिट्टी और गारा भी सही हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, एक से अधिक। यदि प्रश्न में आप लोगों को त्रुटि लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर में, मरुस्थलीय पौधे क्षेत्रों में पानी की कमी के अनुकूलता का परिचायक है। मरुस्थलीय क्षेत्र का जो पौधा होता है उसमें पानी की कमी होती है, इसका किसका परिचायक क्या है? कैसे पता करते हैं कि भैया जो पौधा है वो रेगिस्तान का है? तो उसका एक उदाहरण हम लोग घर में देखते हैं कि घर के आगे या घर के छत पर, घर के आसपास कहीं टांग देते हैं कांट वाला पौधा, जिसको नागफनी बोलते हैं। तो उसका एक पहचान तो हो गया क्या चीज़? कांटेदार पत्तियाँ, उसके पत्तों में कांटे होते हैं। गद्दीदार मोटी पत्तियाँ, मोटा होता है उसका पत्ता, ये भी सही है। चौड़ी पत्तियाँ, चौड़ा पत्ता भी होता है, ये भी सही है। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा एक से अधिक। हाउस बोट का किस राज्य में पर्यटन का मुख्य धार है? हाउस बोट यानी कि जिसमें कि पानी में घर बनाया हुआ रहता है नाव पर, और उसको हाउस बोट बोलते हैं। नाव के तरह एक घर हो गया। तो यह किस राज्य का पर्यटन? तो कभी आप जब डल झील जम्मू कश्मीर में चलते हैं तो वहाँ पर हाउस बोट हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हाउस बोट जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा फेमस है हाउस बोट। तो हाउस बोट कहाँ के लिए? तो जम्मू कश्मीर के लिए। अब अगला प्रश्न में आते हैं, जम्मू कश्मीर के घरों में निर्मित परंपरागत जालीदार खिड़कियों से खुले नज़ारे देखे जाते हैं, इस खिड़कियों को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो घर होते हैं उसमें परंपरागत जालीदार खिड़की लगे होते हैं, और उससे हम लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं, उस खिड़की को क्या कहा जाता है? तो उन खिड़की को कहा जाता है डब। क्या कहा जाता है? डब। जम्मू कश्मीर में जो खिड़की होता है वो जालीदार होता है, उन खिड़कियों को डब कहा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जम्मू कश्मीर के पर्वताचलों में बकरियों के चरवाहे क्या कहलाते हैं? तो जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका में खास करके लोग जो है बकरी का पालन करते हैं, खच्चर पालते हैं। तो वहाँ जो लोग बकरी चराते हैं उसको क्या कहते हैं? ऐसे तो हम लोग कहते हैं चरवाहा, लेकिन उसको ओरिजिनल में क्या कहा जाता है? तो बकरी चराने वाले को बक्कड़वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कड़वाल। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कुछ दम है नहीं। तो कश्मीर के पर्वताचलों में बकरियों को चराने वाले जो चरवाहे होते हैं उसको बक्कड़वाल कहते हैं। लद्दाख, अगला प्रश्न है, लद्दाख डैश है जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं? लद्दाख क्या है?
एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? एक रेगिस्तान होता है गर्म रेगिस्तान। अब मैं 2 प्रश्न यहाँ बताता हूँ। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल यही है, और वो गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म। और सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी डेजर्ट है, चाइना में पड़ता है। वहाँ पर मतलब बहुत ठंडा पड़ता है तो बलुआ ज़मीन ही, लेकिन ठंडा वाला जगह है, गर्मी वहाँ नहीं पड़ती है, तो गोबी मरुस्थल। लेकिन लद्दाख किस प्रकार का जगह है जहाँ पर पेड़ पौधा भी नहीं उग पाता है? तो वह है ठंडा रेगिस्तान। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जहाँ भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लद्दाख के डैश समुदाय, लद्दाख में किस समुदाय के लोग रहते हैं ना, जो अपना समूचा सामान याक पर, याक जो होता है एक तरह से गाय के तरह ही होता है या खच्चर की तरह होता है, उसमें जो है सारा सामान जो है, हाँ उसमें बाल भी, उसके शरीर पे बाल होता है, यानी कि हम लोग के यहाँ जो बैल होता है ना उसी तरह का होता है। उसके पास बड़ा बड़ा सींग होता है, उसमें बहुत सारे बाल होते हैं बॉडी में। उस पर जो है खाना बदोश की तरह रहते हैं। यानी वो लोग क्या करता है कि जैसे कि हम लोग गांव घर में देखते हैं कि गधा पे, पहले पुराने ज़माने में गधा पर जो है दोनों साइड सिला को टांग दिया जाता था, पत्थर वाला जो पीसने वाला, मसाला पीसने वाला होता है ना, गधा पे, जिसको खच्चर बोलते थे। वो लोग वहाँ पर अपना घर का सारा सामान, खाना पीना, टेंट, ये वो जितना भी सामान है सबको जो है ना कहाँ लाद देता है? यह लाद देता है किस चीज़ पे? तो याक पर। और इस समुदाय को क्या बोलते हैं? तो इस समुदाय को बोलते हैं चांगपा समुदाय। कौन सा समुदाय? चांगपा समुदाय। और बकरी चराने वाले को क्या कहते हैं? बक्कड़वाल। तो याद रखना है थोड़ा सा, चांगपा समुदाय, जो कि क्या करते हैं? याक पर अपने सारा सामान को बांध लेते हैं। वो खाना बदोश की तरह रहते हैं। खाना बदोश किसको बोलते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है ना, कभी यहाँ रहा कभी वहाँ रहा। अगला प्रश्न है हमारा, लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? लद्दाख में जो लोग रहते हैं, लद्दाख आप लोगों को मैंने बताया था वह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, जो कि 370 धारा के हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। तो वहाँ पर वो लोग बाड़ का मतलब क्या होता है? एक घर, एक घेरा बनाते हैं। किसके लिए? जानवरों के लिए। उसको कहा क्या जाता है? तो उसको कहा जाता है लेखा। जानवरों के रहने के लिए, मवेशियों को रहने के लिए जो घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लेखा कहा जाता है। ग्रामीण लोग घरों में मिट्टी निर्मित फर्श और दीवारों की लिपाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं। गांव घर में हम लोग भी देखते हैं, तो हम लोगों को पता ही है कि घर को, जिस घर में मकान नहीं रहता है, यानी कच्चा घर में क्या करते हैं? गोबर मिट्टी को मिला के लीपा पोती करते हैं ना, लीपा पोती करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा यही होता है कि गर्मी नहीं लगता है। मिट्टी वाले घर में क्या होता है? गर्मी महसूस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती जो कि मुंबई में है, जैसे कि हमको अभी तक पता है, तो धारावी नामक बहुत बड़ा झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी वहाँ मिलेगा, यानी गरीब आदमी आपको वहीं पर मिलेगा धारावी में। बहुत बड़ा बस्ती है, मलिन बस्ती बोलते हैं। जैसे कि होता है ना कि छोटे कुछ ऐसे एरिया होते हैं हमारे गांव में जहाँ पर लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, गंदगी, ऐसे घर है, साफ़ सफाई नहीं रखना है, तो उस तरह के लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं धारावी। ठीक है, इस पर मूवी भी बनाई है, मुंबई होना चाहिए हमारे ख्याल से, ये सही आंसर है। मुंबई, बम्बई जिसको बोलते हैं, पहले बम्बई बोलते तब मुंबई बोलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फिर बात करते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का। तो हमने कल बताया था कि प्रवास का मतलब क्या होता है। तो प्रवास का मतलब होता है जब हम लोग कुछ दिन काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, है ना। जैसे कि मम्मी नौकरी करने के लिए कहाँ आ गई? पूर्णिया आ गई मान लो, तो पूर्णिया में ही अब इनको रहना जब तक जॉब रहेगा, यानी कि एक तरह से हम लोग का अस्थायी रूप से घर ही हो गया, तो ये प्रवास नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम गए काम करने, काम करके फिर वापस घर आ गए 1 महीना 2 महीना में, तो वो कहलाता है प्रवास। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जो है मजदूर क्या करते हैं? पलायन करते हैं काम खोजने के लिए। जैसे हम लोग के गांव में देखा जाता है क्या कि वो लोग पंजाब चले जाते हैं। क्या क्या कारण है क्यों जाता है? पहला, मजदूरी अधिक मिलता है। हाँ ये बात तो है। गांव में यदि कोई बगल का आदमी है, मजदूर है, तुम्हारे यहाँ काम करेगा या आपके यहाँ काम करेगा, तो वो क्या करेगा? काम किया, 300 रुपया लेना है उसको, आपको हो गया ले लो 200 रख लो, कोई बात नहीं, मजबूरी है उसको लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही जगह रहता है। जब वह बाहर जाता है तो उसको 400, 450 या 500 रुपया भी मिल जाता है। तो अधिक
मजदूरी मिलता है, एक इसके कारण चला जाता है। रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ जाता है तो उसको अलग अलग तरह का काम मिल जाता है। अच्छा, आज यहाँ पर 500 रुपया में मिस्त्री बन जाते हैं, ठेका पे ले लिए कोई काम तो उसमें थोड़ा एक के बार पैसा मिल गया, तो रोजगार का अवसर भी मिल गया। आधारभूत सुविधाएं भी होती है। आधारभूत सुविधाएं क्या होती है? घर में है तो 18 खर्चा है, खेती में खर्चा, बीमार पड़ गया, ये खर्चा वो खर्चा, पैसा पता ही नहीं चलता किधर जाता है। लेकिन वहाँ गया, खाना बनाया, खाया, काम किया, पूरा जी भर लगा करके। यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए हमारे ख्याल से 13 नंबर का 4 होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हमारा सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। जीवों के आश्रयों और संबंध जीव का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान नहीं है, जो गलत है। मधुमक्खी बाड़ा में रहता है। बाड़ा किसको बोलते हैं? घर जिसमें गाय भैंस रखते उसमें मधुमक्खी रहेगा कभी? कभी नहीं। मकड़ी घोंसला में, पक्षी जाल में, सुअर छत्ते में, ये कैसा बात है? एक भी तो सही नहीं लग रहा है हमको। केवल ए, केवल बी, केवल सी, उपयुक्त में से एक से अधिक, हमको लगता है कोई सही नहीं है, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है? मधुमक्खी बाड़े में नहीं रहता है, गलत है। मकड़ी घोंसला में, कहियो नहीं। पक्षी जाल में नहीं। सुअर छत्ता में नहीं। यानी कि इसका एक भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से एक भी, अच्छा प्रश्न क्या पूछा? फंस गए यहाँ पर। क्या फंसे? हमारे ख्याल से अभी आंसर मैंने क्या बोल दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है, यानी गलत है, कौन गलत है। तो हम 5वां नंबर में क्या कह रहा था? उपयुक्त में से कोई नहीं है गलत, लेकिन हम फंस गए। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 ठो तो लगभग गलत है। तो ABC यानी उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है, इसीलिए एक तो कोई होगा नहीं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को, ताकि हमें गलती ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान रहता है, पढ़ना है और अच्छे से जवाब देना है। कौन सी पक्षी बोलती है तो मीठी है, किंतु अंडे कर्कश पक्षी कौवे के घोंसले में डाल देती है? ये तो सुनाया कोई प्रश्न है। यानी कि कुल मिलाकर यही है कि यदि परीक्षा में हम लोग बैठते हैं तो बिना अध्ययन किए हुए भी जवाब दे सकते। सबको पता होगा कि कोयल जो है अपने अंडे को जो है कौवा के घोंसला में दे देती है, और कोयल सुंदर गाती है अपने बच्चे को, लेकिन नहीं पालती है। तो कोयल आंसर आप लोगों को भी आता होगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हम लोग जो है एक तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न किस तरह के होते हैं, उसको कैसे पढ़ना है और उसका किस तरह से जवाब देना है। पत्तों, घरों, घोंसलों के बजाय पेड़ों के तनों में छेद बना करके अपना घोंसला बनाने वाली जो पक्षी होती है, कौन होती है? तना में घोंसला बनाती है। तो एक ही पक्षी है, जैसे कि कठफोड़वा बोलते हैं हमारे ख्याल से, ठीक है। तो कठफोड़वा पक्षी होता है। इस ऑप्शन में तो कठफोड़वा है नहीं, लेकिन कठफोड़वा का दूसरा नाम धनेश होता है, ठीक है। धनेश को कठफोड़वा, कठफोड़वा को धनेश बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। चूँकि गोरैया छोटा पक्षी घोंसला में रहता है, बसंत गौरी घोंसला में रहता है, धनेश। ऑप्शन नंबर 3। अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों को लटकाने वाली, दर्जी की तरह घोंसला बनाने वाली जो पक्षी होती है, ये कौन सा होता है? एक पक्षी होता है जो अपने चोंच से सिल करके जो है, तो उसको बोलते हैं बाया। कौन सा पक्षी? बाया पक्षी, ठीक है। अपने चोंच से क्या करता है? घोंसला को सीता है, बहुत सुंदर टोकरी की तरह बना देता है, तो बाया पक्षी। अब अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 2 नंबर। अब देख रहे हैं, एक पक्षी ऐसा भी जिसके दुम पर पैसा, आहा क्या बात है, पहली पूछ दिया। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला जैसा। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइए। ये हो गया मोर। एकदम मस्त है आंसर। ये सब बच्चों के बुक से ही है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला जैसा। आंसर हो गया मोर। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। जीव जंतुओं का स्थायी विलुप्तता का कारण निम्नलिखित में से क्या है? जीव जंतु क्यों समाप्त हो रहे हैं? जीव जंतु के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या है, ये बताइए। मरुस्थलीकरण, क्या धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है? हाँ, ये भी कारण हो सकता है। निर्वनीकरण, क्या जंगल समाप्त हो रहे हैं? हाँ, वो भी हो रहे हैं। तो निर्वनीकरण के कारण, निर्वनी का मतलब क्या हो गया? वन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, है ना। अभी पूर्णिया था, एक समय पूर्णिया में जंगल ही जंगल था। तो अब क्या हो रहा है? पूर्णिया बहुत फैल रहा है तेजी से, जहाँ खेत है वहाँ भी लोग घर बनाने लगा ज़मीन लेकर के। निर्वनीकरण, आर्द्र भूमि का विनाश हो गया है, ठीक है। तो यानी कि ये इसमें से पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है। वन समाप्त हो रहा है, मरुस्थल हो रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 भी सही होगा ना तो भी 4 ही मारना है,
ऐसा नहीं है कि तीनों सही होगा तब 4 मारेंगे, नहीं, 2 भी सही हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अत्यधिक चराई का मतलब क्या हो गया? यदि किसी खेत में पशु को अधिक से अधिक चराते हैं तो वो क्या हो जाता है? अत्यधिक चराई। भूमि का बाह्य आवरण का ह्रास होता है। हम लोग देखते हैं गांव में नाद के पास, जो लाद बोलते हैं जिसमें गाय को खिलाते हैं, वहाँ यदि नीचे ईंटा नहीं बिछाया हुआ है तो गाय क्या कर देता है? अपने खुर से वहाँ कीचड़ कर देता है, फिर बारिश होता है तो सब मिट्टी बह जाता है ऊपर वाला। तो पहला ऑप्शन सही है, ये होता है बाह्य ह्रास हो जाता है। ह्यूमस आवरण का भी ह्रास होता है। क्या होता है ह्यूमन आवरण का ह्रास? तो यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस बकरी को चराते हैं तो ऊपर में क्या रहता है? ह्यूमस भरा रहता है। ठीक है, ह्यूमस किसको बोलते हैं? ह्यूमस पे भी सवाल देख लीजिए कि जो सड़ा गला पत्तियों से बनने वाला जो खाद होता है, मिट्टी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। इन इंग्लिश इसको कुछ और बोला जाता होगा, ह्यूमस ही बोलते हैं लगता है मेरे ख्याल से। तो ह्यूमस का आवरण का ह्रास कैसे होगा? यदि हम बाड़ी में जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो क्या होता है? यदि 1 साल 6 महीना या 2 महीना 1 महीना तक खेत को परती छोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर से पत्ते गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है? एक परत बन जाता है। लेकिन जब गाय को हम चराते हैं तो गाय अपने खुर से क्या करता है? उसको मतलब कि उखाड़ देता है उसकी मिट्टी को, और जिसके कारण जब पानी पड़ता है यानी वर्षा होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? मिट्टी का ऊपरी परत जो है बह जाता है, तो ह्यूमस भी उसके साथ बह जाता है। खेत को जो पावर चाहिए वो नहीं मिल पाता है, मृदा अपर्दन अपक्षयन हो जाता है। तो ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 20 का। अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रामा स्वामी नायकर में समानता क्या है? अम्बेडकर जी के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये संविधान का रचना करने में जो थे इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, ये दलितों द्वारक थे। ये तीनों क्या थे? दलित थे। दलित किसको बोलते हैं? जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जिनसे लोग उस समय में घृणा करते थे, जिनके साथ खाना पसंद नहीं करते थे, जिनको अपने थाली में बर्तन में खाना नहीं देते थे, इस तरह का घृणा करते थे उस समय में लोग। तो ये तीनों जो थे दलित द्वारक थे, जाति विहीन समाज के आकांक्षी थे। इन तीनों का मानना था कि जाति नहीं होना चाहिए, और सही भी बात है, चूँकि सभी इंसान है और सभी में क्या होता है? सबके अंदर आत्मा है भाई, सब तो इंसान है, सबको बराबर मानना चाहिए ना। हाँ, उसको मौका दो अच्छा करने का, उसको पढ़ने का, उसको आगे बढ़ने का। छुआछूत विरोधी थे। इनका कहना था आप छुआछूत को नहीं मानिए, गलत चीज़ है, इससे लोगों का मनोबल टूटता है, इससे लोगों में के अंदर जो है संकीर्णता का भाव आता है, ऐसा कुछ। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 4, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर सही है। अब गांधी जी के किस सहकर्मी ने शौचालय सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? तो गांधी जी के साथ जो है बहुत सारी महिलाएं रहती थी, उनमें से जो एक महिलाएं होगी उनको सहकर्मी कहा गया। उन्होंने शौचालय सफाई पे किताब लिख दी। कौन थी? तो वो थी हमारी नारायण देसाई। कौन? तो नारायण देसाई। ठीक है, और सहकर्मी मतलब साथ देने वाले, इसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं होंगी। तो गांधी जी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर किताब लिखी थी? तो नारायण देसाई। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध किस घरेलू वस्तु से था? तो गांधी जी एक बार दांडी मार्च किए थे, 78 किलोमीटर चले थे, ठीक है ना, 78 लोगों के साथ, कुछ 24 किलोमीटर था, ऐसा ही कुछ था, जिसमें कि 130 लोग थे या ऐसे कुछ। तो इनमें जो था मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज ने क्या किया कि नमक बनाना खुद शुरू किया और उसको बेचने के लिए उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन गांधी जी का कहना था भैया यहाँ पर तो नमक का कमी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, किसान है, अपने से नमक बनाएंगे, अपने से खाएंगे फ्री में। लेकिन इस पर कानून लगा दिया था। तो गांधी जी क्या किए थे? लोगों को ले जा करके, मतलब वहाँ पर सब अपने अंडर में कमान था अंग्रेज़ों के, लेकिन गांधी जी तब पर भी जो है पैदल चले 24 दिन लगभग 78 व्यक्ति के साथ, 78 यानी 78 लोगों के साथ, और वहाँ पर जाकर के नमक बनाए और उसके कानून को तोड़ दिए। कानून नहीं माने मतलब, तो नमक हो गया। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गुड़, आंवला, गुड़ समझ में आता है, शक्कर, आंवला पत्तेदार सब्जी में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मिलता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होता है? तो हमको लगता है इसमें जो है ना विटामिन होना चाहिए, ठीक है, विटामिन और खनिज लवण। इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। 24 नंबर का आंसर क्या है? तो आयरन है। अच्छा जी, तो इसमें क्या कह रहा है? आयरन, आयरन के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। हमारे ख्याल से विटामिन से होना चाहिए, इसमें सिर्फ सी लिखा है, ठीक है। तो 1 से अधिक, या तो चौथा नंबर बोलो। प्रोटीन से प्रतिरक्षा, विटामिन से एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको?
तो इसमें जो है प्रोटीन नहीं, आयरन नहीं। आयरन हमको लगता है कि साग सब्जी में आयरन भी मिलता है, और विटामिन सी भी हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें आंसर क्या देंगे हम, आंसर देंगे चौथा नंबर, चूँकि एक से अधिक आयरन भी होगा, क्योंकि सब्जी में आयरन मिलता है, साग में विटामिन भी मिलता है, तो विटामिन सी और आयरन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 देंगे। ठीक है, इनका कहना कुछ और था लेकिन हम उसको मान नहीं रहे हैं। 25 नंबर, एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अनेक जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग का इलाज का खोज किया था। इस डॉक्टर का नाम क्या था? इस डॉक्टर साहब का नाम था रोनाल्ड रॉस। मलेरिया नामक बीमारी का जो खोज किया था जीवाणु का, कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। देखिए ऑप्शन में एक ही नाम का दो आदमी है, रोनाल्ड रीगन, रोनाल्ड रॉस। याद रखना है, मलेरिया का जीवाणु का जो खोज किया था जो व्यक्ति, जो डॉक्टर, वो था रोनाल्ड रॉस। छुआछूत और अछूत का मतलब क्या होता है? छुआछूत या अछूत का मतलब यह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? तो इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता। उसमें क्या होता है, लोग यदि किसी चीज़ को छू देता है तो उसको नहाना पड़ता है, ऐसा ही कुछ छुआछूत या अछूत, जिसको छूने से जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी इंसान है, सभी पढ़े, सभी आगे बढ़े, सभी अच्छे पद पर जाए, सभी प्रोग्रेस करे, मेरा तो यही मानना है। निम्नलिखित यंत्र से रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लक्षणों का पता किया था। कौन सा यंत्र है भाई? ये तो हमको लगता है सबको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं हमारे ख्याल से। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो इसमें है कैथेटोमीटर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं हम, 27 का तो आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप, और नीचे जो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग आकाश में, अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में देखते हैं, तारों को, चंद्रमा को, इन सब चीज़ों को देखते हैं टेलीस्कोप से। ध्यान रखना, कैथेटोस्कोप के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो माइक्रोस्कोप हो गया, डॉक्टर के लैब में मिलेगा आपको, जिसको पैथोलॉजी बोलते हैं। टेलीस्कोप से हम लोग दूर दूर तक देखते हैं, दूरबीन के रूप में। अब आते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, शुरू ठंड और कपकपी, सिर दर्द हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, फिर कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया, यह किस बीमारी का लक्षण है? यह जो है मलेरिया बीमारी का लक्षण है। चूँकि मलेरिया का ही चर्चा कर रहे थे अभी, और ऐसे डॉक्टर साहब जो होंगे उनको पता होगा कि जो है भैया कौन सी बीमारी है। पहले क्या होना? पहले होना ठंड लगना, फिर कपकपी लगना, फिर सिर दर्द होना, फिर तेज बुखार होना, फिर पसीना आना, फिर बुखार कम हो जाना। मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मलेरिया मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। कौन सा मच्छर से? मादा एनोफिलीज मच्छर से। यानी कि मेल मच्छर से काटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेल मच्छर से भी नहीं काटता है। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, नंबर 1, एकदम सही बात है। दूसरा बात, धुआं करके मच्छर भगाते हम लोग, गाय सबको ना लगे धुआं, तो एक दूसरा ऑप्शन भी सही है। जल जमाव का क्षेत्र है, कहीं पानी लगा हुआ है, नाला है किसी के घर के बगल में, उसमें यदि केरोसिन तेल डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, सारा ऊपर में जो भी मच्छर अंडा दिए हुए रहता है वो मर जाता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4 नंबर। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। आप सोच कर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं? बताइए आप। प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। मान के चलो कि ठनका गिरेगा तो घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे थोड़ा सा, है ना। बारिश होगा तो सुरक्षित रहेंगे। मानवीय सुरक्षा से, हाँ भाई, चोरवा है, रूम में नहीं रहेंगे, घर नहीं बनाएंगे, चोरवा पता चलेगा सुतल है, मोबाइल लेके चला जाएगा, है ना। तो घर जो है मानवीय सुरक्षा से भी जरूरी है। आत्मसम्मान और पहचान के लिए भी लोगों का घर देखते हैं, किसी का टूटा फूटा है, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता है तो उससे आत्मसम्मान का पता चलता है, भाई कितना बड़ा आदमी है, कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके 10 गो कुर्सी लगा हुआ है, लोग जाता है एकदम नाश्ता चाय करके आ जाता है। उपयुक्त में एक से अधिक, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एम्बुलेंस वाहन में यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है? एम्बुलेंस वाहन में जो है यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है? ताकि जब हम उसको देखें तो वह सीधा दिखाई पड़े। समझ में आया कुछ? जब हम उसको देखें तो क्या दिखाई पड़े? सीधा दिखाई पड़े। कैसे दिखाई पड़े? तो जब हम कोई गाड़ी पे होते हैं, बगल वाला आईना में जब देखते हैं तो उल्टा चीज़ आईना में सीधा दिखता है ना, ऐसा होता है क्या? तो वो चीज़ हो जाता है आईना में, तो हमको तुरंत पता चलेगा एम्बुलेंस आ रही है, हमें साइड देना होगा क्योंकि इमरजेंसी होगा कोई। तो एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा रहता है ताकि दिखने में सीधा हो जाए।
अब अगला प्रश्न है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने क्षेत्र में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इससे तुम संपर्क करने पर क्या करते हो? सही बात बताना, बताओ। अब देखो, पता लगाइए सही युग्म का पता, कौन जोड़ा सही है। दमकल केंद्र, दमकल केंद्र होता है गैर कानूनी कार्य का जांच करना, तो सही जोड़ा तो है नहीं, गलत है। दमकल तो आग बुझाने के लिए होता है। नज़दीकी अस्पताल तत्काल जांच बचाने के लिए, तो बी नंबर एकदम सही है। एम्बुलेंस इलाज करने के लिए, यह सही है। पुलिस थाना आग बुझाने के लिए एकदम गलत है, यानी कि बी और सी सही है। कौन कौन सही है? बी और सी। अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है बी और सी सही है, ए सही नहीं है, यानी एक नंबर गलत है। बी है, सी है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सही जोड़ा का पता लगाइए। कोई सही नहीं है, ऐसा कहीं हुआ है? दमकल क्या चीज़ का काम करता है? दमकल केंद्र आग बुझाने के लिए। नज़दीकी अस्पताल क्या करेगा? तत्काल जान बचाने के लिए, सही है, बी नंबर। एम्बुलेंस इलाज करवाने के लिए, सही है। पुलिस थाना, तो गलत कौन है? डी नंबर और ए नंबर गलत है, परफेक्ट है। अब आते हैं, हाँ अच्छा, तो इसमें सही कौन हुआ? नज़दीकी अस्पताल नहीं है सही। नज़दीकी अस्पताल में क्या होता है? इलाज करना। एम्बुलेंस में क्या होता है? तत्काल जान बचाना। अच्छा, यहाँ समझ में आ गया। दमकल का काम है आग बुझाना, गलत है। नज़दीकी अस्पताल में हम लोग इलाज करवाने जाते हैं। एम्बुलेंस में हम लोग तत्काल जान बचाते हैं। पुलिस थाना आग, एक भी सही नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसी तरह से प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा टाइम लगे 2 मिनट कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। माउंटेनियरिंग उसको बोलते हैं जो पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो ये कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है। 1984 में उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है उसका। इसमें कहा गया है कौन थी वो कि जिसको कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। तो ये था बछेंद्री पाल। हम लोग भी जानते हैं इंडिया की ही थी बछेंद्री पाल। की कहाँ की थी? इंडिया की ना, तो सही है। शहरों के बहुमंजिलीय इमारत, बहुमंजिला यानी कि क्या होता है? मल्टी कम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुमंजिला इमारत जो होता है उसका निर्माण का पीछे क्या कारण होता है? क्यों निर्माण किया जाता है? समय के अभाव के कारण, या स्थल के अभाव के कारण, या धन के अभाव के कारण? अरे धन के अभाव के कारण उतना बड़ा बिल्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा। स्थल के अभाव के कारण, जमीन कम होता है तो लोग क्या करता है? ऊपर तक ले जाता है। तो यानी 34 का हो जाएगा स्थलाभाव, स्थला अभाव, क्योंकि संधि है, स्थल और अभाव जोड़ दिया है तो स्थलाभाव हो गया। 35, मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं तकनीकों तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति के किस रूप में दिखाई देती है? बताओ। मनुष्य का इच्छा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। एक समय था, ये 2 बच्चा था जो कि जो है 2 ग्लास में जो है धागा बांध करके एक जो है यहाँ कान में सटाता था, दूसरा कोई बोलता था, एक वो ज़माना था। फिर दूसरे समय में क्या हुआ? कबूतर के पैर में बांध देता था, चिट्ठी पहुँचाता था। फिर जो है तार वाला आया, फ़ोन टावर लगाता था लोग घर में, जिसको कौन सा डब्लू बोलते थे। उसके बाद फिर टेलीफोन आया तार वाला, फिर मोबाइल आया, उसमें एंटीना रहता था मोबाइल में, बटन मोबाइल। फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन मोबाइल आ गया, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, हर चीज़ आ गया। अब लोकेशन भी पता कर लेते हैं। तो तकनीक क्या हो रहा है? दिन और दिन बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि एक बटन जैसा मोबाइल होगा हमारे पास, उसको क्लिक करेंगे, स्क्रीन जो है हमारे दीवार पे बन जाएगा, और स्क्रीन पे जब हम बटन दबाएंगे तो काम करेगा। ये सब टेक्नोलॉजी आती है। तो इससे क्या क्या दिखाई दिया, कैसे पता चलेगा? पक्का मकान, देखिए एकदम मॉल सब इतना बड़ा बड़ा बन गया, तो वो तकनीकी रूप से उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। झोपड़ियाँ, नहीं भैया, झोपड़ियों में कोई टेक्नोलॉजी नहीं। इमारतें, सही है। आंसर इसका क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 35 का आंसर होना चाहिए इमारतें। क्या चीज़? इमारतें। इमारतें को क्यों चुना? क्योंकि पक्के मकान तो पहले भी बनते थे, गांव घर में नॉर्मली बना दिया। झोपड़ियाँ भी पहले बनते थे, लेकिन जो इमारत होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसमें पहले उसको भूकंपरोधी बनाना है, उसका अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, आग न लगे उसके लिए भी व्यवस्था होता है। अचानक खिड़की तोड़ना है तो उसके लिए भी हथियार टंगा हुआ रहता है। तो अलग अलग तरह की सुविधाएं होती है, कब कैसे किससे बचना है। तो इसका उदाहरण है इमारतें।
आइए हम लोग जाते हैं अमरनाथ यात्रा, जो जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के आवास की व्यवस्था होगी। तो अमरनाथ यात्रा जो लोग जाएगा तो वहाँ तो परमानेंट रहेगा नहीं, कुछ दिन के लिए जा रहा है, तत्काल जा रहा है, 2 दिन 4 दिन लगेगा आदमी को। तो उस कंडीशन में अस्थायी आधार पर सीमित समय अवधि के लिए निर्मित होता है घर, यानी तत्काल बना दिए, जब तक चलेगा मंदिर जाना होगा तब तक लोग रहेगा, फिर घर उजड़ जाता है। तो इसीलिए 36 का हो जाएगा 1। अब है पहाड़ी प्रदेशों में अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो असम है, गुजरात है, लद्दाख है। गुजरात में तो नहीं है, असम में भी कुछ खास नहीं है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो 37 का हो जाएगा C, बर्फ़ें गिरती है। अभी मैंने बताया था ठंडा रेगिस्तान लद्दाख इंडिया में। शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे क्या निहित कारण है। शरणार्थी के बारे में बताओ। शरणार्थी क्या होता है, कोई व्यक्ति अचानक कहीं बाढ़ चला आया, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ बाढ़ चला आया, तो हम लोग कहीं चले जाएंगे कुछ सामान लेके, खाने पीने, कुछ कपड़े लेकर, कुछ गहने जेवर, कुछ पैसे लेकर के। तो हमको तत्काल रहने के लिए कहीं घर चाहिए ना। और वहाँ पर यदि कोई टेंट लगाता है, शिविर लगाता है, तो वो क्या हो गया, शरणार्थी के लिए शिविरों का यह आयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 38 में शिविर भी बनाता है, शिविर टेंट लगा दिया। आश्रय प्रदान करना, कोई रिलेशन का लोग है, दिल्ली में रहता है, कोई पटना में रहता है, तो उसके यहाँ भी जाके रह सकते हैं, तो आश्रय प्रदाता हो गया। प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना, तो इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। झोपड़ियों में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप का मिश्रित क्या क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, झोपड़ी में जो जमीन को लीपते हैं मोटा मिट्टी लगा करके, तो उसमें क्या क्या डालते हैं, मिट्टी तो डालते हैं, गोबर भी डालते हैं, उसके साथ भूसा भी डालते हैं ताकि जब मजबूत रहे। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। तो इजी प्रश्न है, आप लोग भी आराम से जवाब दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही जानेंगे, सभी जानते हैं। सिर्फ एक समझ बढ़ानी है कि प्रश्न कैसे होते हैं और उसे बनाना है आराम से सोच समझ के। आइए प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर। राजस्थान के गांवों में जहां वर्षा कम और गर्मी में अधिक होती है, वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक होती है, वहाँ खास करके लोग जो घर बनाते हैं, घर के नीचे पानी का टैंक बनाते हैं। जब बारिश कभी होती है तो उस पानी को वह जमा रखते हैं। तो राजस्थान में जब गर्मी अधिक होता है, बारिश कम होता है, तो वो लोग कैसा घर बनाएगा, तो राजस्थान वाले लोग बनाएंगे पत्थर के घर। तो हमने देखा कि राजस्थान में जो है जहाँ कम वर्षा होती है, गर्मी अधिक होती है, तो घर कैसे बनाए जाते हैं, तो घर बनाए जाते हैं पत्थर के, घास के, मिट्टी के। सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, यानी कि 1 से अधिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 44 का क्या होना चाहिए, 44 का 40 का 4 सही है हमारा ऑप्शन। 41 में आते हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाके में मिट्टी के घरों के लिए छतों का प्रयोग किस चीज़ का किया जाता है। तो इसमें छतों, चूँकि राजस्थान में जो चीज़ मिलेगा उसका उपयोग ज़्यादा होगा, जो नज़दीक में मिलता है, तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ बहुत सारा मिलता है। वो लोग क्या करता है, कटीली झाड़ियों को जो है अपने छप्पर पर रख देता है, छतों के लिए कटीली झाड़ियों का प्रयोग करता है। फूलों को खेती को क्या कहते हैं, कल बताए थे हम लोग कि जब फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, और पिसीकल्चर मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं, और फ्लोरीकल्चर हो गया फूलों की खेती को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक घर का स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक क्या क्या है। कोई भी घर जो बनता है वो किस तरह से बनता है, वो डिपेंड किस पे करता है। तो पहला ऑप्शन है जलवायु, एकदम बोल सकते हैं हाँ। कैसे कि जो है यदि हम लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं तो हमको घर कैसा बनाना होगा, एकदम जिसको हम लोग चोखड़ा वाला घर बोलते हैं, मुड़ा हुआ, ताकि पत्थर वत्थर एक आध गो टुकड़ा गिर जाए तो नीचे ससर जाए, या बर्फ़ गिरे तो वो भी नीचे गिर जाए, इसीलिए वहाँ पर वैसा रखते हैं। जलवायु भी बहुत ज़रूरी है। भवन सामग्री, अब कोई सुदूर गांव में रहता है, वहाँ पर जो है ईटा गिट्टी बालू नहीं पहुँच सकता है, वहाँ लोग फूस का घर बनाता है। जैसे अफ्रीका चले जाइए, जंगल में जो है लोग घास फूस का ही घर बनाता है, एकदम छत भी बना देता है उसमें। तो भवन सामग्री पर बजट पर भी डिपेंड करता है। किसी के पास बहुत पैसा है तो दीवार में भी टाइल्स लगा देता है, बाथरूम में भी लगा देता है, कहीं से कहीं टाइल्स लगा देता है। जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बांस का खुट्टा गाड़ के भी घर बना लेता है। तीनों चारों ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। किस चीज़ में, कोई भी घर का जो स्वरूप होता है निर्धारण, वो किस पे डिपेंड करता है, बजट पे भी, जलवायु पर भी, भवन सामग्री पर भी। हम जो घर बनाए हैं टीना वाला, तो उसमें क्या बजट फैक्टर था, कारण बजट यदि रहता तो हम छत भी डाल देते।
अब है प्रश्न नंबर 44, एस्किमो लोग, ये लोग कहाँ रहता है? एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? एस्किमो का बात करेंगे तो ये लोग रहता है अंटार्कटिका में, जहाँ पर जो है बर्फ़ का ही घर बनता है, जिसको हम इग्लू बोलते हैं। ठीक है ना, 44 का 1 नंबर होना चाहिए। आंसर में भी लगता है सही दिया हुआ है इग्लू। हाउस बोट जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर नाव पे घर रहता है। आप जा कर के होटल में जैसे रहते हैं तो आप नाव में जो घर बना रहता है वहाँ पर भी आप 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, उसका पैसा देना होता है। लकड़ी के घर, अमेरिका जब जाओगे आप तो अमेरिका में तो खाली लकड़ी का ही घर मिलता है। जापान में, अमेरिका में, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ लोग अक्सर लकड़ी का ही घर बनाते हैं, उसमें छत भी बनता है लकड़ी का ही। 45 नंबर पे बात करते हैं तो दीवार की सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों को नाश करते हैं? दीवार में जो सफ़ेदी करते हैं तो चूना मारते हैं, तो चूने की, तो क्वेश्चन का जवाब जो हो जाना चाहिए था चूना होना चाहिए। तो एकदम सही जवाब, आप लोगों को भी पता होगा कि कीड़ा ख़त्म कौन करता है? तो चूना। तो पाइपों द्वारा अपशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था कहाँ होती है? पाइप द्वारा, बाथरूम के टंकी में पाइप लगा रहता है या फिर पाइप निकालते हैं उसकी गंदगी को निकालने के लिए, कहाँ पर? झोपड़ी में? नहीं, झोपड़ी में कौन बाथरूम बनवाता है ना? कच्चे घर में? नहीं, एकदम नहीं। तो अगला जो हमारा ऑप्शन होगा, हमारे आंसर को मिल जाएंगे पक्के घर में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है गांधी जी 100वीं वर्षगांठ, यानी महात्मा गांधी का जब 100 साल हो गया जन्म का, जैसे कि उनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 ईस्वी को, जब 100 साल पूर्ण गया तो उसी समय में क्या आया था? कौन सा योजना? स्वच्छ भारत अभियान। आगे प्रश्न है, मलेरिया की दवा में उपयोगी सिनकोना पौधे के किस भाग की चिकित्सकीय महत्ता है? तो इसमें जो सिनकोना पौधा का जो छाल होता है ना, मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए। 18 का कौन सा आंसर है? 48 का आंसर है पत्ती, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मलेरिया की दवा में जो उपयोगी होता है सिनकोना पौधे का पत्ती, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनकी पत्ती को उबाल करके दवा बनाते हैं। अब है जल जमाव और पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? जल जमाव और पानी में जो उगता है उस पौधे को क्या कहते हैं? हमारे ख्याल से काई कहते हैं, कजली, देहाती भाषा में कजली बोलते हैं, उसको काई बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, कॉलोनी क्या होता है? कॉलोनी क्या होता है? तो जब हम लोग कहीं घर बनाते हैं, आसपास पड़ोसी वड़ोसी हो जाता है, 8-10 घर, 20 घर, 50 घर, तो उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, मोहल्ला बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सीमित क्षेत्रों में बहुसंख्यक परिवार, यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र में बहुत सारे परिवार के लोग यदि रहते हैं तो वो कॉलोनी कहलाता है। एकदम सही है। सीमित घर में अनेक लोग रहना, बहुत 2-4 घर है उसी में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी कॉलोनी कहलाएगा। झुग्गी झोपड़ी भी इसका उदाहरण, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, पूरा झोपड़ी टंगा हुआ है इधर उधर पूरा, तो वो भी कहलाएगा कॉलोनी। इस तरह से आंसर मेरा हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कौन सी त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को हम लोग अगले लेक्चर में सुधारेंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम अगले लेक्चर जल्द लेकर के आने वाले हैं।